हिस्ट्री वाले सेक्शन को हम लोग देखे हैं ना, और वो हिस्ट्री वाले जो सेशन है वो है क्या, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता, ये जो सैंधव सभ्यता है ना, इसको कई जगह पे आप लिखा हुआ देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की क्या सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं, या इसको कई जगहों पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नहीं, हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा क्या, सिविलाइजेशन। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप ये समझो कि यहाँ पर सभ्यता शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। नहीं, यहाँ पर ये क्यों नहीं कहा गया कि सिंधु घाटी की संस्कृति सभ्यता क्यों कहा गया। इन दोनों में अगर आप अंतर करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है। लेकिन तीनों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब सिविलाइजेशन और क्या, कल्चर। तो संस्कृति शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो दोनों में जब आप अंतर समझेंगे ना, तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सभ्यता का इस्तेमाल क्यों किया गया है। सबसे पहला चीज़ कि सभ्यता जो होता है ना, वो मूर्त होता है, और जो संस्कृति होता है वो अमूर्त होता है। अमूर्त, मूर्त का मतलब दिखाई देने वाला, और अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता हो। जैसे सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ से सड़क निकला, तो ये सड़क दिखाई देने वाला चीज़ था कि दिखाई नहीं देने वाला चीज़ था। तो जितने भी सबूत मिल रहे थे वो सारे सबूत क्या था, मूर्त था। और मूर्त वाले जितने भी चीज़ होते हैं उसको क्या, किस में शामिल किया जाता है, सभ्यता में। और संस्कृति में शामिल किया जाता है अमूर्त चीज़ों को। जैसे प्रेम, प्रेम को क्या कहोगे, सभ्यता की संस्कृति, संस्कृति। बड़ों का आदर करना, तो आदर आप मन से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा। तो रेस्पेक्ट भी क्या है बताओ, अमूर्त चीज़ है, तो वो भी क्या है, संस्कृति। इसीलिए जब आप बड़ों से अजीब तरीके से बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कल्चर नहीं है क्या तुम में, संस्कृति नहीं है क्या तुम में। पूजा पाठ ये सब क्या है, संस्कृति है। नहीं, तो एक्चुअली क्या है, सिंधु सभ्यता में जितने भी चीज़ें मिली वो मूर्त रूप में मिला, जिसको हम देख करके अनुमान लगा सकते थे। तो जो चीज़ें दिखाई देता है वो हिस्सा किसका होता है बताओ, वो होता है सभ्यता का। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, अब जरा सा एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर एक ही चीज़ के लिए दो शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया, और उसको फिर बाद में हमने हड़प्पा सभ्यता क्यों कह दिया, ये भी देखा जाए। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के पहले का जो समय था वो क्या था, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, यही तो था। पाषाण संस्कृत में किसको कहा गया है, पत्थरों को, समझ रहे हैं। तो उस समय पाषाण काल क्यों कहा गया था उस समय को, क्योंकि उस समय मानव जो है ना वो पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था, और उनका भोजन मुख्य रूप से क्या था, शिकार। तो शिकार को मारने के लिए, यानी जंगली जानवरों को मारने के लिए वो इस्तेमाल किसका करते थे, हथियार का। और वो हथियार किस चीज़ से बना हुआ होता था, पत्थर से। इसलिए उसको पाषाण काल कहा जाता था, जिस समय पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो जरा सा सोचो कि इनकी हथियार क्या चीज़ का होता था बताओ, पत्थर का। पहले लॉजिक समझिएगा, पत्थर का हथियार हुआ करता था। इनका भोजन क्या होता था बताओ, इनका भोजन शिकार होता था। नहीं, ये शिकार करके अपना भोजन चलाते थे, आरंभिक मानव। नहीं, और तीसरा, इनको जीने के लिए पानी भी चाहिए, क्योंकि शिकार खाएंगे तो पानी भी पिएंगे। इसका मतलब क्या है कि उस समय के मानव वहीं पे रह सकता था, उसका जिंदगी वहीं पर बस सकता था जहां पर पत्थर, शिकार और पानी तीनों उपलब्ध हो, ताकि पत्थर से वो हथियार बना ले। और पत्थर का जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पहाड़ से। शिकार कहाँ से मिलेगा, जंगल से। और पानी कहाँ से मिलेगा, नदी से। नहीं, तो वैसे जगह पर पुराना मानव रह सकता था जहां पर नदी, पहाड़ और जंगल तीनों हो। नहीं, आज भी आप देखते हैं जब सिंधु नदी पर आप घूमने के लिए जाएंगे तो वो कश्मीर से गुजरती है, और कश्मीर कैसा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। साथ में वहां पर देखेंगे आज भी सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो क्या है, जंगली एरिया था, पहाड़ी था, जंगल था और साथ में नदी भी था।
इसलिए मानव जो आरंभिक मानव थे वो धीरे धीरे जाकर के कहां पे बसने लगे, सिंधु के किनारे। सिंधु के किनारे क्यों बस रहे हैं समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर पत्थर भी मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था और शिकार भी मिल रहे थे। इसलिए मानव का उचित जीवन जहां पर होता है वहीं लोग बसते हैं। आज के डेट में हम मरुस्थल में क्यों नहीं बसते, ये बताइए। हम लोग जाके परमानेंटली डिजर्ट में सेटल क्यों नहीं होते, क्योंकि डिजर्ट में हमें जीने के लिए जो चीजें चाहिए उसकी उपलब्धता वहां पर नहीं है। इसलिए हम डिजर्ट में बसना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें एक अच्छी जिंदगी जीना है। तो उस समय के मानव वहीं पर जीना पसंद करते थे जहां पर ये तीनों चीजों की क्या हो बताओ, उपलब्धता हो, प्रेजेंटेशन हो। और ये प्रेजेंटेशन भारत के अंदर में कहां पर दिखाई दे रहा है बताओ, सिंधु नदी के पास में। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो ये हिस्सा है जहां से आपका सिंधु क्या कर रही है बताओ, निकल रही है ऐसे और ये जाके पाकिस्तान में गिर रही है। तो लोग जाकर के जनरली कहां बसने लगे, इस सिंधु नदी के आसपास। नहीं समझे, सिंधु नदी के आसपास के एरिया में लोग यहां पर क्या करने लगे बोलो, बसने लगे। तो सिंधु नदी के किनारे लोग अपना क्या किए, घर बना करके रहने लगे, झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे। तो ये जो घर या झुग्गी झोपड़ी जो ये बना रहे थे, दिखाई देने वाला मूर्त था कि अमूर्त था, मूर्त था, इसलिए इसको हम सभ्यता कहेंगे। और ये सभ्यता कहां पर पैदा हुई, सिंधु के पास में। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। समझ रहे हैं। लेकिन देखा गया क्या कि धीरे धीरे जब सिंधु की खुदाई होना शुरू हुआ, सिंधु घाटी की, तो देखा गया कि बहुत दूर दूर तक सभ्यता पाई गई, सिंधु से बहुत दूर तक। तब कहा गया कि इसको सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं होगा। तो सबसे पहली बार कौन सा शहर की खोज हुई थी, हड़प्पा की। इसलिए हड़प्पा से जोड़ करके इन सभ्यता को क्या कह दिया गया, हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। सिंधु सभ्यता जैसे ही आप कहेंगे तो उसका अर्थ सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के सभ्यता का निकलता है। लेकिन यह सभ्यता सिंधु नदी से काफी दूर दूर तक भी दिखाई दिया। इसलिए लोगों ने कहा कि अब इसको सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं है। तो इसको कौन सी सभ्यता कहें, तो पहली शहर हड़प्पा। और दूसरी बात, हड़प्पा से जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे लगभग उससे मिलता जुलता साक्ष्य कई जगहों से मिला। इसलिए कहा गया कि लगभग ये हड़प्पा से ही मिलता जुलता सभ्यता है। इसलिए इस सभ्यता को क्या कह दिया गया, हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया गया। क्या समझ पा रहे हैं। अब जरा सा देखिएगा क्या हो रहा था। एक्चुअली क्या है कि 1826 ईस्वी में, देखिएगा ध्यान से, 1826 क्या एडी में, 1826 ईस्वी में नहीं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स क्या मैसन, चार्ल्स मेसन, है ना। चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहली बार घोषणा किया था हड़प्पा का, सबसे पहली बार। लेकिन इन्होंने सिर्फ घोषणा किया था, नहीं, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हड़प्पा एक सभ्यता है, ऐसा इन्होंने घोषणा किया था 1826 ईस्वी में। लेकिन ये चीजें, ये बात वेरीफाई तब हो गई जब 1856 ईस्वी में, है ना, 1856 ईस्वी में दो व्यक्ति आए जिनका नाम था क्या चीज, जॉन बंटन और विलियम बंटन। जॉन क्या बंटन और विलियम बंटन, नहीं, जॉन बंटन और क्या विलियम बंटन। ये 1856 में एक्चुअली क्या कर रहे थे कि आपने कराची का नाम सुना होगा, नहीं, कराची और क्या लाहौर, ठीक है। कराची और लाहौर के बीच में ये जॉन बंटन और विलियम बंटन 1856 में रेलवे लाइन की पटरी डाल रहे थे। ये पटरी बिछाने का काम अंग्रेज लोग करवा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं ना कि उस समय के पाकिस्तान क्या भारत ही था, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बना है ना। तो भारत पर अंग्रेजों का रूल था, मतलब पाकिस्तान पर भी अंग्रेजों का रूल था उस समय। तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन का जाल पूरा बिछवा रहे थे, जिसमें से एक पटरी कहां डल रही थी, एक पटरी डल रही थी कराची से लाहौर के बीच में 1856 में। और ये डलवाने का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जॉन बंटन और विलियम बंटन कर रहे थे। इस पटरी के डालने के क्रम में ही, नहीं, जब पटरी डाल रहे थे तो यहां से जो है वो मोहनजोदाड़ो और क्या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बोलो हड़प्पा का यहां से क्या हुआ बोलो, खोज हुआ। समझ रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पहली बार जो क्या खोज हुई है, खोज कहने का मतलब क्या, पहली बार जो
प्रमाणित तरीके से जो घोषणा हुआ है वो जॉन बंटन और विलियम बंटन के द्वारा जो रेलवे लाइन की पट्टी डाली जा रही थी लाहौर से कराची 1856 में, उस समय हुआ कि यहां से पुराना टीला निकला। और वो टीला कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन अभी इसकी नाम नहीं पड़ी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिर्फ उन्होंने 2 टीलों का खोज कर दिया था बस, समझ रहे हैं। लेकिन इस टीले का नामकरण, इस टीले की आगे की जो कार्रवाई बढ़ाई गई नहीं, तो उसमें क्या हुआ सो देखिएगा, इतना समझ गए। इसके बाद देखिएगा क्या था 1921 ईस्वी में, देखिएगा ये चीजें, अभी तक तो सिर्फ क्या हुआ, 2 टीलों का खोज हो गया। लेकिन 1921 ईस्वी में, है ना, 1921 एडी में दयाराम साहनी, नाम सुने? दयाराम क्या? साहनी, ठीक है। और एक और क्या थे? माधव बत्स, है ना, माधव बत्स। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव बत्स के नेतृत्व में, नेतृत्व समझते हैं, मतलब कि खुद से ये खोदने वाला खुरपी लेके नहीं गए थे, बल्कि ये नेतृत्व कर रहे थे, मतलब ये खुदाई करवा रहे थे, खुद से खोद नहीं रहे थे, खोदने वाला तो मजदूर था। तो दयाराम साहनी और माधव वत्स के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की क्या की गई? वो लोग खुदाई की गई, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी और माधव वत्स के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुआ, समझ रहे हैं। और इससे यह पता चल गया कि यह जो हड़प्पा की जो क्या है बताओ सभ्यता है, इसको कहा गया कि यह कांस्य युगीन माना जाता है। कांस्य युगीन, कांस्य क्या? युगीन सभ्यता इसको माना जाता है। यह क्या है सो देखिएगा। आप लोग को पता है कि सबसे पहली बार अपने यहां इस्तेमाल क्या चीज का हो रहा था? पत्थरों का। उसको तो हम लोग पाषाण काल बोले थे। पत्थरों के बाद किसकी खोज हुई थी? तांबे का। तो तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होने लगा था। तांबा समझते हैं? कॉपर, कॉपर और स्टोन दोनों का यूज करने लगा मानव, तो उसको कहा जाता था ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या? पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल होने लगा। नहीं, तो जब तांबे की खोज हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे? ताम्रयुगीन नहीं कहेंगे क्या? ताम्रयुगीन कहने का मतलब क्या? वह समय जिस समय तांबे का इस्तेमाल जोर शोर से होने लगा, ठीक। और इसके बहुत बाद एक लोहे की खोज हुई, जिसको आप क्या कहोगे? लौह युगीन। नहीं समझे? तो सब लोहे से पहले किसकी खोज हुई है? तांबे की। तो ताम्रयुगीन और लौह युगीन के मध्य में एक क्या है? दोनों का मिला जुला संस्कृति था, जिसमें तांबे की भी संस्कृति थी और लोहे वाले जैसे भी संस्कृति क्या थी? मिला हुआ था, समझ रहे हैं। यानी कि दोनों का क्या है? मिक्स्ड कल्चर था यहां पर। उसी को कहा जाता था क्या चीज? कांस्य युगीन। तो जिस समय ये दोनों कल्चर चल रहा था वो माना जाता है कि उसी समय का ये सभ्यता है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो क्या कहोगे आप? कांस्य युगीन कहोगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अभी हम लोग इंट्रो ही पार्ट में हैं, ठीक है। 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक उसी तरीके से 1922 ईस्वी में नहीं खुदाई हुई किसका? मोहनजोदाड़ो का। और वो खोदने वाले कौन थे? बोलो। राखालदास क्या? बनर्जी। राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किसकी खुदाई हुई 1922 में? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को जानते हो? मोहनजोदड़ो का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? भूतों का टीला, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। इसको कहा जाता है मृतिकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का क्या? टीला। कुछ जगह पर आपको ना इसको प्रेतों का टीला भी लिखा मिलेगा। प्रेतों का क्या? टीला। तो मृतक का टीला या प्रेतों का टीला किसको कहा गया है? मोहनजोदाड़ो का। और क्यों कहा गया है इसके पीछे भी हम लोग आएंगे। तो 1922 ईस्वी में किसकी खुदाई हो गई? मोहनजोदाड़ो का। 1921 में किसकी? हड़प्पा का। ये दोनों टीला का के बारे में जो चर्चा किया था किसने? जॉन बल्टन और विलियम बंटन ने। इसकी खुदाई हो गई प्रामाणिक तरीके से।
और जब प्रमाणिक तरीके से खुदाई हो गया तो 1924 ईस्वी में यानी 1924 में उस समय भारत के पुरातत्व विभाग का निदेशक, निदेशक मतलब डायरेक्टर, उस समय भारत का जो क्या कहेंगे इनको, बोलो, भारतीय क्या पुरातात्विक क्या निदेशक, निदेशक मतलब डायरेक्टर, इनका ये पद है, भारतीय पुरातात्विक निदेशक पोस्ट है, समझ रहे हैं। और उस समय इसका अध्यक्ष जो थे, जो डायरेक्टर जो थे, मतलब निदेशक जो थे, उनका नाम था क्या, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। उन्होंने विधिवत तरीके से पूरा दुनिया में ये अनाउंस कर दिया कि एक नए सभ्यता की खोज हो चुकी है और वह भारत की सभ्यता है। नहीं समझे? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को विश्व स्तर पर मान्यता कब प्राप्त हुआ, 1924 ईस्वी में। दुनिया ने माना कि वाकई में एक नए सभ्यता की खोज हो चुकी है और इसको विधिवत तरीके से जो अनाउंस किए थे उनका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल। नहीं, ही अनाउंस्ड इन क्या 1924, इस समय अनाउंस किया था इन्होंने और इसको मान्यता विधिवत तरीके से प्राप्त हुआ। लगता है आप लोग नहीं समझ रहे। अब जरा सा देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज 1922 में तो पहली बार खुदाई हुई। इसके बाद 1927 से लेकर, है ना, 1931 तक 4 साल तक इसकी फिर से खुदाई चली है। नहीं, और इसका खुदाई करने वाले जो व्यक्ति थे, माने करवाने वाले, उनका नाम क्या था, इनका नाम था J.F. मैके। J.F. मैके जो है वो दूसरी बार फिर से सिंधु सभ्यता का क्या करवाए हैं, खुदाई कराए हैं 1922 के बाद। 27 से कहां तक, 31 तक। फिर 32 साल बाद सिंधु सभ्यता का फिर से खुदाई हुआ 1963 में। 1963 में सिंधु सभ्यता की फिर से खुदाई हुई है और ये खुदाई करवाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, G.F. डेल्स। G.F. डेल्स जो हैं वो फिर से क्या खुदाई करवाए। तो ये 3 स्तर में इसकी खुदाई हो चुकी है, किसकी, मोहनजोदाड़ो की। समझ रहे हैं? अब जरा सा एक चीज और आइए, अभी तो हम ये 2 ही शहर की बात किए हैं, 2 टीला का बात किए हैं। अब इसकी ना डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो चल रहा है कि सिंधु सभ्यता कैसे कैसे आया। फिर एक एक शहर को उठा करके हम देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या मिला और इससे हमको क्या सबक मिलता है या क्या शिक्षा मिलता है। समझ रहे हैं? देखिएगा, इस तरीके से 2 टीले की खोज हुई। उसके बाद ना लोग भीड़ लगा करके उमड़ चले, नहीं कि चलो सिंधु सभ्यता में और भी टीले मिलेंगे जिसको खोदने पे शायद कुछ अंदर से नया शहर वगैरह मिले। नहीं, तो लोग जो है वो सिंधु सभ्यता का अध्ययन करना शुरू कर दिए और आज के डेट में वर्तमान में लगभग 1500 टीलों का खोज हो चुका है। 1500 टीले खोजे जा चुके हैं। मतलब सिंधु सभ्यता में 1500 संस्थाएं, मतलब 1500 टीले खोज ली गई है। इसका मतलब 1500 क्या था, चाहे तो गांव रहा होगा या शहर रहा होगा। समझ रहे हैं? उसमें से मात्र 7 शहर ऐसे हैं, मतलब 7 टीले ऐसे हैं, किसका, सिंधु सभ्यता का, जिसको नगर का दर्जा दिया जा सकता है। नगर समझते हैं, मतलब विकसित सिटी के रूप में, डेवलप्ड सिटी के रूप में। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्या हैं, जिले हैं, लेकिन सभी को आप नगर नहीं कह सकते। कानपुर को क्या कहा जाता है, कानपुर नगर, क्योंकि ये एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। बहुत से ऐसे जिला है जो नगर के रूप में नहीं आता। सिंधु सभ्यता में 1500 टीले तो हैं जिसकी खोज हो चुकी है, लेकिन इसमें से 7 ऐसे टीले हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, बताओ, नगर का दर्जा दे सकते हो, एक डेवलप्ड सिटी का दर्जा दे सकते हो। और वो 7 कौन कौन है जिसको नगर माना जाता है? वो है पहला हड़प्पा। हड़प्पा को ना नगर का दर्जा दे दिया जाता है जी, ये बहुत बड़ा नगर था सिंधु सभ्यता का। दूसरा क्या, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी क्या है बताओ, हैं? ये भी नगर है, मोहनजोदड़ो। तीसरा चाहुंदड़ो। ये चाहुंदड़ो जो है ना, इसको भी नगर का दर्जा प्राप्त है। समझ रहे हैं? चाहुंदड़ो। चौथा लोथल। लोथल का नाम सुने हैं आप लोग? ये गुजरात में पड़ेगा, है ना, इसको भी नगर का दर्जा प्राप्त है। समझे? 5वां क्या है, कलिबंगा। ये कहाँ पड़ेगा,
राजस्थान में, इसको भी पता है नगर का दर्जा प्राप्त है। छठा क्या है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये भी, इसको भी नगर का दर्जा प्राप्त है, यानी सिंधु सभ्यता का ये शहर था, समझ रहे हैं, और डेवलप्ड शहर था। और सातवां क्या, सुत कोटदा, है ना, सुत कोटदा। ये 7 शहर ऐसे हैं जिसको नगर का दर्जा दिया जाता है। बाकी जो है वो नगर के दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए थे, वहां भी लोग रहते थे, वहां से भी कुछ सबूत मिला है, लेकिन उस सबूत को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको शहर जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। लेकिन इन 7 का जो सबूत मिला है, साक्ष्य मिला है, उसको जब अध्ययन किया जाता है तो उसके बनावट या बसावट को देख करके ऐसा लगता है कि यह शहर रहा होगा। नहीं तो 1500 में से 7 को शहर का दर्जा प्राप्त है सिंधु सभ्यता में, समझ रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा इसको देखा जाए और इसको हम आगे भी थोड़ा एक्सप्लेन करें, ठीक, उसके बाद शहर को निकाल के लाएंगे हम लोग, है ना। अब देखिएगा क्या है कि जो आपका सिंधु सभ्यता है, समझ रहे हैं, सिंधु सभ्यता, इसको ना आधुनिक समझते हैं, मॉडर्न, आधुनिक अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च, रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसंधान। मतलब मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग जो आज के जो अलग अलग हमने टेक्नोलॉजी में जो क्या कर लिया है, काफ़ी डेवलप कर लिया है हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी से जब हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं सिंधु सभ्यता को, तो जितने भी आधुनिक अनुसंधान हुए हैं, मतलब मॉडर्न रिसर्च हुआ है, या कार्बन क्या 14 के माध्यम से, नहीं, सिंधु सभ्यता का एज पता करने का प्रयास किया गया। समझ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता कब शुरू हुआ था और कब खत्म हो गया। तो इन दोनों को अगर इंक्लूड करते हुए देखें तो कुछ किताबों को ऐसा मानना है कि 3300 बीसी, 3300 बीसी समझ रहे हैं, आज 2023 चल रहा है, पिछले साल 2022 था, 2021 था, वैसे कभी जीरो भी रहा होगा, तो जीरो से पीछे के टाइम को क्या बोलते हैं, बीसी, और जीरो से आगे के टाइम को एडी। तो हम लोग अभी एडी में हैं, समझ रहे हैं। तो सोचो कि पहले तो 2000 साल पीछे जाओ, जीरो पर आओ, उसके बाद 3300 साल और पीछे जाओ, तो लगभग कितने साल की हिस्ट्री हो गई, 5000 साल की। नहीं तो आज से 5000 साल पीछे, और अगर जीरो से देखोगे तो उसको क्या कहेंगे, बीसी। तो 3300 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक कुछ किताबों का ऐसा मानना है कि सिंधु सभ्यता का ये टाइम रहा है 3300 बीसी से 1300 बीसी। लेकिन इतिहासकार लोग, और सवाल भी कई बार आप देखेंगे, नहीं तो इसको ना ध्यान से देखना और तब ऑप्शन मारना। सिंधु सभ्यता की जो ये टोटल टाइमिंग है ना, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो टाइम है वो क्या है, ये सिंधु सभ्यता की शुरुआत की टाइम है। शुरुआत कहने का मतलब अभी पूरे तरीके से सिंधु सभ्यता डेवलप नहीं हुआ है, लोग जाकर के बसना शुरू ही किए थे। तो ये टाइम जो चला है सिंधु सभ्यता का क्या, विकास होने का, समझ रहे हैं। ये टाइम जो है वो है 3300 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। तो 3300 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक को क्या कहा जाता है, ये जो है वो क्या है, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अभी ये पूरे तरीके से सिविलाइजेशन तैयार नहीं हुआ था, तैयार होने की काम ही चल रही थी, समझ रहे हैं। इसीलिए देखिए कुछ किताबों में ना आपको अंतर मिलेगा, कुछ किताब कहता है कि 2500 से 1750, कुछ किताब कहता है 2500 से 1300, कुछ किताब कहता होगा 3300 से 1300। आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि कुछ किताबों ने इसको माना ही नहीं, किसका, सिंधु सभ्यता का काल। क्यों, क्योंकि अभी तो विकास का ही काम चल रहा है ना, अभी तक तो सभ्यता बनी ही नहीं है। तो ये वाला टाइम जो है वो सभ्यता का क्या है, डेवलप होने का ड्यूरेशन चल रहा है, अभी सभ्यता बन रही है। नहीं समझ में आया। 2500 से 1700 के एज में आकर के 2500 से 1750 क्या बीसी, 2500 से 1750 बीसी का जो टाइम है, इस समय आपका सिंधु सभ्यता मैच्योर हो गया था। मैच्योर समझते हैं, सिंधु सभ्यता 2500 में आकर के बन चुकी थी और 1750 तक सिंधु सभ्यता एकदम अच्छे तरीके से रही है, समझ रहे हैं। तो ये मैच्योर टाइम है सिंधु सभ्यता का, इसलिए कुछ किताब इसी को एडमिट करता है, समझ रहे हैं। और 1750 से माना जाता है कि इसका विनाश शुरू हो गया सिंधु सभ्यता का। नहीं तो ये क्या हो गया, बोलो, आफ्टर क्या, इंडस सिविलाइजेशन।
ये विनाश का टाइम रहा है। तो 1750 से लेकर के 1300 तक आते आते सिंधु सभ्यता की क्या जय। समझ में आया? तो सिंधु सभ्यता की एक्चुअल जो टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता एक्चुअल टाइम में नहीं, जैसे आज जो हमें सबूत मिल रहा है ठीक उसी तरीके से सिंधु सभ्यता किस ड्यूरेशन में रही थी, तो 2500 से 1750 बीसी में रही थी। ये इसका विकास का टाइम था। यहां पर विकास होकर के और शहर एकदम मैच्योर हो चुका था और यहां से शहर पतन होने लगा। समझ रहे हैं? तो इसको 3 पार्टों में क्या कर दिया जाता है बताओ, बांट दिया जाता है सिंधु सभ्यता को। अब समझ रहे हैं? लगता है नहीं समझे बात। अब जरा सा एक चीज और समझिएगा, सिंधु सभ्यता की अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता जानते हो अगर उसकी जितने 1500 टीले आज तक खोजे गए हैं वो कहां कहां है, समझ रहे हैं? तो अभी तक ये 7 राज्य तक सिंधु सभ्यता फैली हुई है, जिसमें से 3 राज्य पाकिस्तान का और 4 राज्य हिंदुस्तान का। समझ रहे हैं? आप जानते हैं ना कि पंजाब को बीच से फाड़ दिया गया, आधी पंजाब पाकिस्तान में और आधी पंजाब हिंदुस्तान में। तो उसको इकट्ठा अगर पंजाब कह दूं तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, पाकिस्तान वाला पंजाब प्लस हिंदुस्तान वाला पंजाब। समझ रहे हैं? तो देखिए कौन कौन से राज्य में सिंधु सभ्यता फैली हुई है। इस टोटल पहला क्या, पंजाब। ये सब राज्यों में आपको टीले मिलेंगे सिंधु सभ्यता का। पंजाब, पाकिस्तान का एक राज्य और है जिसका नाम है सिंध, नहीं सिंध। तीसरा पाकिस्तान का एक और है प्रांत जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्या है, प्रांत है, नहीं। चौथा भारत में कहां कहां, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में भी इसके मिलेंगे साक्ष्य। पांचवा हरियाणा, नहीं। छठा गुजरात, नहीं। सातवां आपको मिल जाएगा राजस्थान, क्योंकि आप देखे होंगे कि राजस्थान में कलिबंगा मिला है। और 8वां लास्ट है, ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी क्या, उत्तर प्रदेश, नहीं। तो उत्तर प्रदेश में भी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। समझ रहे हैं? इसका जब हम अगर डिजाइन बनाएं सिंधु सभ्यता का, ठीक है, तो जरा सा देखिएगा। आप मैप में जानते हैं ना कि आपको अच्छे से पता होगा कि ऊपर में क्या होता है बताओ, उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक, इन्हीं शहरों को जहां जहां साक्ष्य मिला है वो सभी को ऐसे फैला दीजिए। तो एकदम सबसे उत्तर में जो आपको मिलेगा टीला किसका, सिंधु सभ्यता का, वो है मांडा। क्या, मांडा कहां पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सिंधु सभ्यता का बता रहे हैं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब, कहां से कहां तक फैला हुआ है सिंधु सभ्यता। तो उत्तर में कहां, मांडा, ये जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद, ये दैमाबाद कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तक चली गई है, टच की है महाराष्ट्र को, समझ रहे हैं? पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये आपका कहां पड़ेगा, पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान जो प्रांत है ना, बलूचिस्तान प्रांत, उसके ठीक एकदम पश्चिमी कोने पर सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान में। समझ रहे हैं? पाकिस्तान बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर मिलेगा। और पूरब में आएंगे तो ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, ये गाजियाबाद के पास पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये कहां पर, आलम क्या, गिरपुर। ये आलमगीरपुर कहां बताओ, यूपी। ये पूरा जो है वो सिंधु सभ्यता का फैलाव है। सिंधु सभ्यता को जब ये कॉर्नरी से ऐसे करके ऐसे इसको आप मिलाएंगे ना, ऐसे, हम डिजाइन गलत बना दिए, तो ये त्रिभुजाकार दिखेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, तो कैसी है, त्रिभुजाकार है इसकी आकृति, किसकी, सिंधु सभ्यता की। और कैसे कैसे है समझ रहे हो, उत्तर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में। मतलब दैमाबाद के नीचे फिर जाओगे ना तो आपको सिंधु सभ्यता का कोई भी टीला नहीं मिलेगा। इधर आखिरी क्या है, सुतका गेंडोर, और इधर आखिरी आलमगीरपुर यूपी में, और इसके बीच में ही आपको सारे टीले मिलेंगे। तो इसको जब सारे कॉर्नर को हम मिला देते हैं तो ये आकृति कैसा धारण कर लेता है, लगभग त्रिभुजाकार, ये ट्रायंगुलर शेप में है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जब इसकी पूरी, जैसे भारत का पूरी क्षेत्रफल कितना है,
भारत का पूरा एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे ही जब सिंधु सभ्यता की मापी गई क्या, बोलो, क्षेत्रफल, तो इसकी क्षेत्रफल आता है 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है वो क्या है? सिंधु सभ्यता की क्षेत्रफल है। तो अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या 400 कितना या 340 किलोमीटर स्क्वायर अगर हम और जोड़ दें तो लगभग कितना हो जाएगा? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। नहीं हो जाएगा क्या? तो लगभग किसके पास है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। मतलब 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में सिंधु सभ्यता फैली हुई है। कुछ किताबों में एग्जैक्टली लिखा है 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। कुछ किताबों में कहा जाता है कि आज का जो पाकिस्तान है उससे बहुत बड़ा अकेले कौन था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों? इसको भी मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं। 7,96,000 नहीं के लगभग एरिया है किसका? पाकिस्तान का। आज का पाकिस्तान का क्षेत्रफल इतना है 7,96,000 किलोमीटर स्क्वायर। हम इसको पकड़ लेते हैं कि ये 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका 4 गुना कौन है? भारत। भारत 32 लाख है और ये कितना है? 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर मान लीजिए। नहीं, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 8,03,040 किलोमीटर स्क्वायर कुछ किताब पाकिस्तान को कहता है। कुछ किताब विकिपीडिया कहता है कि नहीं, इस तो 7,96,000 किलोमीटर ही है। 8 लाख पकड़ लीजिए, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान का क्षेत्रफल है, भारत का 32, तो हम उससे 4 गुना है बड़े। इसके साथ साथ सिंधु सभ्यता जो है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आपको क्या लगता है कि 8 लाख और कहां 13 लाख? नहीं, मतलब कि आज के पाकिस्तान जितना बड़ा देश है ना, उससे ज्यादा बड़ा सभ्यता किसकी थी? सिंधु सभ्यता थी। और उस समय की पुरानी सभ्यता कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जितनी बड़ी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जितनी बड़ी सभ्यता है ना, उससे बड़ी सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी की सभ्यता। समझ रहे हैं? ये क्षेत्रफल से अंदाजा लग गया? लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हो। इसीलिए नहीं, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है क्या? स्टुअर्ट क्या? पिगट। स्टुअर्ट पिगट नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने, जानते हो क्या कहा? इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सभ्यता जिसमें 1500 टीले हैं, उसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को उन्होंने जुड़वा राजधानी कहा। जैसे जुड़वे बहन होती है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखिए इलाहाबाद और लखनऊ दोनों देखने में लगता है जैसे जुड़वा बहन हो, और वहां भी हाई कोर्ट है, और मजेदार बात है कि यहां भी हाई कोर्ट है। ये अलग बात है कि लखनऊ राजधानी है, लेकिन देखने में दोनों जुड़वा बहन जैसी लगती है। शहर तो और भी है, लेकिन ये दोनों जुड़वा बहन है। ठीक उसी तरीके से नहीं, स्टुअर्ट पिगट का कहना था कि सिंधु सभ्यता की नहीं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की 2 जुड़वा क्या है? राजधानी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये दोनों शहर सबसे ज्यादा डेवलप्ड लग रहा था, इसलिए जुड़वा राजधानी उसको कह दिया। समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा एक एक सिटी पर हम लोग डिस्कस करें, है ना। जितने भी हम लोगों ने अभी देखा वो एक एक पर आके बारी बारी से उसको हम लोग डिस्कवरी करें, खोज करें, उस पर बातें करें। ठीक है, सबसे पहला शहर कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। ये क्या लिख रहा हूं मैं? हड़प्पा, है ना। तो ये जो हड़प्पा है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि हड़प्पा के बारे में पहली बार नहीं बोल करके किसने छोड़ दिया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। 1856 में 2 टीलों की खोज की गई, जिसमें से एक हड़प्पा था। और ये क्या रेलवे पटरी बिछाने के ड्यूरेशन में जब जॉन बंटन और विलियम बंटन ये काम कर रहा था, तब इसकी खोज हुई थी। लेकिन इसकी खोदाई का काम 1921 में दयाराम साहनी और माधव वत्स के क्या नेतृत्व में इसकी खोदाई की गई थी। समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा इसके आगे की हम बात देखें तो हड़प्पा आज के डेट में कहां पर है। ठीक है, तो जरा सा देखिएगा, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर में, अगर आज आपको जाना हो तो पाकिस्तान के अंदर में, है ना,
कौन सा प्रांत? पश्चिमी पंजाब प्रांत। समझ रहे हो? तो इसका कहां पर पड़ेगा ये? पश्चिमी पंजाब प्रांत। मतलब कि पंजाब का दो हिस्सा हो गया है ना। पश्चिम वाला पंजाब कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो वो वहां का स्टेट बन चुका है, प्रांत बन चुका है। तो पश्चिमी पंजाब प्रांत के अंदर में किताबों में लिखा है मोंटगोमरी जिला। पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी पंजाब प्रांत में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक जिला पड़ेगा, क्या? मोंटगोमरी जिला। हाँ, मोंटगोमरी जिला। लेकिन याद रखिएगा कि ये पुराना नाम है मोंटगोमरी जिला। आज के डेट में इस जिला का नाम हो गया है साहिवाल जिला। हाँ, साहिवाल। तो आप जब पाकिस्तान जाएंगे ना तो मोंटगोमरी बोलेंगे तो शायद बस वाला ना समझे, आप उसको बोलिएगा साहिवाल जाना है। समझे? तो मोंटगोमरी चेंज हो गया, उसका नाम क्या हो गया? अब साहिवाल जिला हो गया। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसकी जो चेंजिंग की गई है वो 1969 में इसका नाम चेंज किया गया है। मोंटगोमरी से इसका नाम साहिवाल हो गया 1969 में। समझ रहे हैं? अब ये साहिवाल जिला में कहां पर? तो कौन सा नदी पर? तो ये रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, तो साहिवाल जिला से रावी नदी क्रॉस करती है। रावी नदी का कौन सा साइड बताओ? लेफ्ट साइड पर ये जो टीला है वो आपको मिलेगा। कौन सा टीला? हड़प्पा। तो हड़प्पा की अगर आपसे स्थिति पूछा जाए एग्जैक्ट तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पाकिस्तान के अंदर में, पंजाब प्रांत के अंदर में वर्तमान का साहिवाल जिला और उस समय का मोंटगोमरी जिला के अंतर्गत, है ना, रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। समझ रहे हैं? ये दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ क्या? रावी के लेफ्ट साइड में ये मिलेगा आपको हड़प्पा। समझ रहे हैं? अच्छा, हड़प्पा जब देखेंगे तो हड़प्पा में दो टीला है। मतलब टीला जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसे छोटे 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 छोटे। नहीं, एक क्या हो जाएगा? पूर्वी टीला, मतलब पूर्वी और क्या? पश्चिमी। हड़प्पा पूरे में फैला है, लेकिन इस हिस्सा को क्या कहेंगे? पूर्वी, और इस हिस्सा को कहेंगे पश्चिमी। पूर्वी जो है ना, पूर्वी जितने भी टीला है इसको नगर टीला कहा जाता है। हाँ, नगर टीला। और पश्चिमी जितने भी टीला है इसको दुर्ग टीला कहा जाता है। ये दुर्ग टीला। तो नगर टीला और दुर्ग टीला। दुर्ग टीला किसको कहते हैं? पश्चिमी हिस्सा वाले टीले को, हड़प्पा का। और पूर्वी साइड वाले टीला को क्या कहते हैं? नगर टीला कहते हैं। समझ रहे हैं? अब इधर थोड़ा सा और आइएगा, तो ये जो पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगर के रूप में है, एक शहर के रूप में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो उसमें आप क्या देखेंगे कि कुछ ऐसा जगह है जो सामान्य रूप से बसने योग्य जगह है। बसने योग्य समझते हैं? जैसे आप खुद देखिए कि कानपुर के अंदर में, ये जहां हम अभी शारदा नगर के एरिया में है, तो ये सब प्लॉट क्या है? खरीद करके घर बनाने लायक प्लॉट है। मतलब यहां पर हम सेटल हो सकते हैं। नहीं, लेकिन गंगा के उस पार चले जाओ बहुत आगे, तो वो अभी सेटल होने योग्य नहीं है। उसको लेकर के और उसमें खेती करवाओ। तो कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिसमें सेटल होने वाला प्लॉट है, जिसमें घर बना सकते हैं, और कुछ प्लॉट ऐसा है जिसमें आप घर नहीं बना सकते। तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा वाला जो क्या है टीला है, उसमें का वह जगह जो सामान्य रूप से क्या था बताओ? सामान्य रूप से क्या? बसने वाला। बसने वाला मतलब वहां घर बना के रहने वाला, सेटल होने वाला। तो जितने भी प्लॉट क्या थे? बसने योग्य थे। उसके दक्षिण साइड में, दक्षिण मतलब नीचे, नीचे में पता है क्या हुआ है? सामान्य रूप से बसने वाला जो क्षेत्र था उसके दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। समझ रहे हैं? सामान्य रूप से बसने वाला जो क्षेत्र थे उसके दक्षिणी हिस्सा में क्या? कब्रिस्तान मिला है। इस समय मतलब कि यहां उस समय का यह प्रथा था कि जहां हम लोगों का घर है, जहां हम लोग बसते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, है ना, अगर व्यक्ति को वहां मौत होता था तो उसको किधर दफनाया जाता था? साउथ साइड में। समझ रहे हैं? तो ये जो क्या है, एक दक्षिणी हिस्सा में क्या मिला है बताओ? कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मिला है, और इसी कब्रिस्तान का नाम R37 रखा गया है। R37। अगर आपसे पूछा जाए कि R37 क्या है तो क्या कहोगे? R37 कब्रिस्तान है। कहां का? हड़प्पा का। और ये कहां होता था? तो सामान्य रूप से सेटल होने वाला जो एरिया होता था उसके साउथ साइड में।
R37, समझ रहे हैं। और यहां से क्या हुआ है, तो यहां से जिसमें आप लाश रखते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ ताबूत। तो जितने यहां से क्या हुआ, R37 से ताबूत मिला है, समझ रहे हैं। और यह जो ताबूत था ना, ये देवदारू लकड़ी से बना हुआ था, देवदार के लकड़ी से बना हुआ था। नहीं तो हम लोग एक ताबूत प्राप्त किए हैं R37 से, नहीं इसका मतलब उस समय भी ऐसा प्रथा था कि जो दफनाया जाता था शरीर को, उसको किस में रखा जाता था, ताबूत में रखा जाता था। और ताबूत में प्रयोग किस लकड़ी की होती थी, देवदार लकड़ी का प्रयोग होता था। और जानते हो आज के डेट में भी कहा जाता है कि देवदार लकड़ी में जलना नहीं, राजा महाराजों को जलाया जाता था देवदार लकड़ियों में। देवदार लकड़ी में जलने का सभी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, देवदार लकड़ी बहुत महंगा होता है। और उस समय देवदार लकड़ी का ये प्रमाण मिला है। इससे साबित होता है कि आज जो हमारे शास्त्रों में देवदार लकड़ी के बारे में जो बातें की जाती है, उसका सबूत सिंधु सभ्यता में भी मिला है। लगता है आप लोग नहीं समझ रहे। एक चीज और हड़प्पा की खास बात क्या है, सो देखिएगा। हड़प्पा की एक खास बात और मजेदार बात यह है कि हड़प्पा के अंदर में थोड़ा मोहनजोदाड़ो से उल्टा 2-3 चीजें मिला है। मोहनजोदाड़ो पर भी चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो के अंदर में स्त्रियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली है, महिलाओं का। नहीं समझे, मोहनजोदाड़ो में जितनी भी मूर्तियां मिली है, स्टैचू मिला है, वो किसका मिला है, महिलाओं का। और हड़प्पा में महिलाओं से ज्यादा मूर्ति किसका मिला है, पुरुषों का। ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं की मूर्तियां सबसे ज्यादा कहां मिली है, मोहनजोदाड़ो में। लेकिन उससे ज्यादा पुरुष मूर्तियां कहां मिली है, हड़प्पा में। तो हड़प्पा में किसकी मूर्तियां मिली है बताओ, हाँ पुरुष की मूर्तियां। तो हड़प्पा में पुरुष की मूर्तियां जो है वो क्या हुई है बताओ, ज्यादा मिली है किससे, स्त्री की मूर्तियां से, स्त्री की मूर्तियां, है ना। हालांकि ये हड़प्पा की बात है, सिंधु सभ्यता मोहनजोदाड़ो में चीज क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। नहीं समझे। दूसरी बात, एक चीज और, क्या नाम है तुम्हारा, कामिनी, ध्यान से समझना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या जो रट के पढ़ोगे तो समस्या आ जाएगा। अन्नागार, अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है और अन्नागार मोहनजोदाड़ो से भी मिला है। फर्क क्या है, तो अब देखो दोनों में फर्क है, इसको भी समझिएगा। दोनों में थोड़ा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है सो बताओ। नहीं, अन्नागार क्या है, अनाज रखने का एक। तो जरा सा यहां से देखिएगा क्या होता था कि हड़प्पा में जो अन्नागार मिला है उसमें 6 क्या बताओ, हॉल का है, 2 लाइन में, मतलब समझ रहे हैं 12 कमरों का अन्नागार मिला है। कितने का, 12 का, लेकिन 6 का 2 लाइन मिला है, समझ रहे हैं। तो 6 हॉल का क्या, 2 लाइन। तो टोटल कितने कमरों का अन्नागार, 12 कमरों का अन्नागार मिला है। लेकिन 12 कमरे ये 2 लाइन में बनी हुई हैं, 6 और 6। अंतर क्या है, अन्नागार हमें मोहनजोदाड़ो में भी मिला है और अन्नागार हमें, लेकिन मोहनजोदाड़ो में जो अन्नागार मिला है वो गढ़ी के अंदर मिला है। गढ़ी के, अभी समझाऊंगा गढ़ी का अर्थ। मोहनजोदाड़ो में गढ़ी के अंदर मिला है और हड़प्पा में गढ़ी के बाहर मिला है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए, समझा रहा हूं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन गढ़ी, नहीं तो पहला चीज आपको यह समझना है कि अन्नागार यहां भी, अन्नागार वहां भी। अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो क्या कहोगे कि हड़प्पा के अंदर में जो अन्नागार मिली है वो गढ़ी के बाहर मिली है, और मोहनजोदाड़ो में जो अन्नागार मिली है वो गढ़ी के अंदर मिली है। यह अंतर। हड़प्पा में जो अन्नागार मिली है वह 12 कमरों का अन्नागार है और वो 6 के 2 लाइन में। ये समझ गए, लगता है नहीं समझ में आया बात। अब जरा से एक चीज और समझिएगा, और वो क्या है हुआ है यहां पर, सो देखिएगा। हड़प्पा के अंदर में एक चीज और मिला, जानते हो क्या, स्त्री। स्त्री समझते हैं, हाँ बिल्कुल समझते होंगे, है ना। लेकिन स्त्री कैसा, उल्टी स्त्री। उल्टी स्त्री समझते हैं, जैसे हम लोग ऐसे खड़ा है, इनको उलट के खड़ा करते हैं, मतलब उल्टी खड़ी स्त्री की मूर्ति मिली है। उल्टी स्त्री ने, उल्टी खड़ी स्त्री। उल्टी खड़ी स्त्री की क्या बताओ, मूर्ति मिली है। मतलब कि एक मूर्ति बनाई गई है जो सीधा नहीं बनाया गया है, मूर्ति है, मूर्ति
जो मूर्ति जो है ना वो स्त्री की जो है वो कैसे है, उल्टी है, और उस स्त्री के गर्भ से, मतलब उस मूर्ति के गर्भ से, गर्भ समझते हैं, हाँ, गर्भ से, उस स्त्री के गर्भ से एक निकलता हुआ पेड़ है ना, निकलता हुआ क्या, पेड़। इसका मतलब क्या है कि जरा से इसका सेंस समझिएगा कि ये जो पेड़ की जो उत्पत्ति बताई गई है, नहीं कि पेड़ पैदा कहां से हो रहा है, स्त्री के गर्भ से, इसका सेंस ये निकलता है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों का सम्मान हड़प्पा सभ्यता में था, और यह दिखाने का प्रयास किया है चित्रकार ने, मूर्तिकार ने, कि महिलाओं के माध्यम से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। पर्यावरण के उत्पत्ति या जगत उत्पत्ति किसको माना जाता है, जगत जननी, जगत मतलब संसार की जननी किसको माना जा रहा है, महिला को माना जा रहा है। एक मूर्तिकार ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, मतलब कि उस समय महिलाओं को पांव का जूती नहीं समझा जाता था, महिलाओं को वो सम्मान प्राप्त था जिस सम्मान को डिजर्व करती थी। आप समझ रहे हैं ये क्या था बताओ, ये हड़प्पा संस्कृति का कुछ बातें, समझ गए।